देखो जी, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम लोग का श्वसन तंत्र जो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े, यानी खाना पचाने को लेकर के जो जो अंग काम करेगा, जो जो ऑर्गन काम करेगा, उसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। सबको मिला करके डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते थे। उसी तरीके से जो हम लोग जहाँ मतलब जिस तरीके से सांस लेते हैं, तो जो जो अंग उसको मदद करेगा सांस लेने में, वो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलेंगे, यानी श्वसन तंत्र बोलेंगे। ठीक है। तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, वैसे समूह को सामूहिक रूप से उसको क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र बोलते हैं। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे द्वारा खाए गए भोजन को ऑक्सीडेशन करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज खा रहे हैं तो सिर्फ खाना से हम लोग को एनर्जी नहीं मिलता है, खाना के साथ में ऑक्सीजन रहेगा ना, तो खाना में हम लोग को एनर्जी किससे मिलता है? तो ग्लूकोज से मिलता है। तो जब ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन जब मिलता है ना, तब हम लोग का एनर्जी बनता है। अकेले सिर्फ ग्लूकोज रहेगा तो उससे एनर्जी नहीं मिलेगा, उसके साथ ऑक्सीजन भी चाहिए। जब दोनों मिलता है तब जाकर के हम लोग का एनर्जी बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और आपका एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि एनर्जी का निर्माण होता है। ठीक है। तो जैसे हम लोग पढ़े थे कि भोजन मतलब आपका कोशिका में एनर्जी के लिए क्या होता था कि जो जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ने का काम करते थे, उसी तरीके से श्वसन में भी हम लोग यही चीज करेंगे। तो श्वसन में भी क्या होता है, जैसे हम लोग देखे C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ग्लूकोज का C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है, C6H12O6। जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है, जब इसको हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो फिर क्या होता है कि जैसे हम लोग खाना खाएं तो एनर्जी मिला, यानी हम लोग को ग्लूकोज मिला। अब ग्लूकोज मिला, फिर हम लोग सांस लिए तो हम लोग ऑक्सीजन मिला। तो ग्लूकोज है जो आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब दोनों मिला तो फिर क्या होता है, इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जो हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल निकलेगा, और हम लोग को एनर्जी यानी ऊर्जा जो कि एटीपी के रूप में मिलता है। ठीक है। तो जब ये दोनों मिलता है तभी जाके हम लोग को एटीपी यानी ऊर्जा बनता है। अगर अकेले ये रहेगा तो फिर एटीपी ऊर्जा हम लोग का नहीं बनेगा। ठीक है। अब उसमें भी होता है कि दो तरह का पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन और बिना ऑक्सीजन जो उपस्थिति में श्वसन। तो पहले तो हम लोग नॉर्मली यही देख रहे हैं। तो क्या होता है कि पाचन तंत्र जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो था उसको ग्लूकोज में बदल रहा था, कल हम लोग पढ़े थे। अभी ग्लूकोज के साथ में जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो श्वसन तंत्र क्या करता है, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन मिला करके और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का ब्लड में मिलना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकलना शामिल होता है। जो आपका जब श्वसन तंत्र होता है तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिलता है, और फिर वो ब्लड में मिल करके फिर पूरा कोशिका में जाता है। कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्रेब चक्र चलता है और उसी में एनर्जी निकलता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर बॉडी से लेकर के पूरा बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस हम लोग का श्वसन तंत्र में होता है। ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन प्रत्येक सेल में पहुंचता है। हम लोग का जो ऑक्सीजन है, सांस लिए तो सबसे पहले कहाँ गया? सबसे पहले अगर बोलिएगा फेफड़ा में गया तो फेफड़ा में आपका फिर उसमें कुपिका होता है, और उसी से आपका जो है वहीं पर आपका मतलब कि जो ब्लड है उसी में मतलब कि आपका रोटेट होगा। देखिए हम लोग का जो फेफड़ा है उसमें आपका ये है कुपिका, ये अंगूर के जैसा रहता है। अब उस एल्वियोली, इसको जो एक अगर निकालिएगा तो फिर इसमें जो है ना, देखिए हम लोग का जो नस है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर इसमें से क्या होता है कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, अब जैसे क्या हो रहा है कि हम लोग का बॉडी जो यूज किया है,
तो उसमें ब्लड में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो नस है वो यहीं से मतलब सटते हुए जाता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो इसको दे देता है, और ये जो ऑक्सीजन लिया हुआ रहता है इसमें भेज देता है, तो यहीं पर जो है वो रेड मतलब कि ब्लू से रेड हो जाता है, यानी शुद्ध ब्लड जो है अशुद्ध ब्लड वाला वो शुद्ध ब्लड में बदल जाता है, तो यहीं पर होता है। तो यहाँ से अशुद्ध ब्लड गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड भेज दिया और ऑक्सीजन डाल दिया, तो ये शुद्ध ब्लड हो गया। अशुद्ध ब्लड को शुद्ध ब्लड जो है वो आपका एल्यूली यानी कि कुपिका वो करता है। तो यहाँ हुआ। अब देखिए हम लोग का जो श्वसन करते हैं उसमें कौन कौन सा जो अंग है वो हम लोग को हेल्प करता है। तो सबसे स्टार्टिंग जब करते हैं तो आपका नासिका मार्ग यानी नाक से सबसे पहले शुरू किए, फिर उसके बाद जो है मुंह गुहा यानी कि आपका ऑरल कैविटी यानी कि मुंह से, जिसे हम लोग सांस लेते हैं तो नाक से भी सांस ले सकते हैं, मुंह से भी सांस ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि नाक से सांस लेने में क्या होता है कि जो डस्ट है वो हम लोग का नाक में जो बाल है वो उसको रोक देता है, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो है म्यूकस मतलब कि पाया जाता है जो कि चिपचिपा पदार्थ होता है। तो जो भी हम लोग का डस्ट जो बहुत छोटा पार्टिकल्स में है तो वो क्या करता है कि म्यूकस को पूरा चिपका लेता है, जिस कारण से डस्ट अंदर नहीं जा पाता है। तो इसीलिए हम लोग को बोला जाता है कि नाक से सांस लेने, क्योंकि मुंह से लेंगे तो वहां तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट फेफड़ा में गंदगी जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग नाक से सांस लेते हैं। तो नाक से भी सांस ले सकते हैं, मुंह से भी सांस ले सकते हैं, तो ये दोनों जो है वो शुरुआती में है। उसके बाद ग्रसनी में क्या होता है, यहाँ पर जो है यहाँ वाला जो हिस्सा होता है ग्रसनी, इसमें जो है तो खाना का भी रास्ता और आपका सांस का भी रास्ता दोनों ग्रसनी का ही होता है। ये एक ऐसा मार्ग है जो खाना और सांस हवा दोनों का मार्ग सेम होता है ग्रसनी में। उसके बाद जो है एपिग्लोटिस, तो एपिग्लोटिस जो है यहाँ पर आपका एपिग्लोटिस होता है, तो वही क्या करता है कि हम लोग को जैसे खाना खा रहे हैं तो खाना खा रहे हैं तो क्या करेगा कि खाना वाला जो रास्ता है यानी पेट वाला आमाशय वाला रास्ता को खोल देगा, और जो आपका फेफड़ा वाला जो रास्ता है उसको बंद कर देगा। फिर उसके बाद जब हम लोग सांस लेंगे तो फिर क्या बोलते हैं मतलब आमाशय वाला रास्ता को बंद कर देगा और फेफड़ा वाला रास्ता को खोल देगा। तो यही जो है एपिग्लोटिस का काम होता है कि जो चीज़ हम लोग ले रहे हैं उसके तरफ रास्ता खोल देता है। सांस ले रहे हैं तो फेफड़ा वाला रास्ता खोल देगा, और हम लोग खाना खा रहे हैं तो आपका आमाशय वाला रास्ता खोल देने का काम कौन करता है, एपिग्लोटिस। अब ये क्या हम लोग अपने से इसको कंट्रोल करते हैं, हम लोग मतलब ऐसा तो नहीं है कि खाएं तो अरे रे खाना जा रहा अब इसको इधर कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। वो दिमाग से ही चलता है, वो ब्रेन में ही मतलब कि चलता है कि आपका खाना खा रहे हैं तो यानी खाना जा रहा है तो ब्रेन ही तुरंत मतलब वर्क करेगा कि इसको ये वाला रास्ता दे दो, इसको ये वाला रास्ता दे दो। हम लोग ये उसी तरीके से कुछ सोचते हैं, तो जिस कारण से क्या होता है कि आपका मतलब कि जो माइंड है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि हम लोग का ध्यान कहीं और है। तो ध्यान अगर पूरा खाने में है तो हम लोग पता चलेगा क्या खा रहे हैं, हवा खा रहे हैं कि खाना खा रहे हैं। अगर नहीं है ध्यान तो फिर लास्ट में इधर उधर चला जाएगा। कभी खाना में जाना चाहिए था लेकिन फेफड़ा वाला में घुस जाएगा, और फेफड़ा वाला में घुस जाने पर क्या होगा, फिर उसके बाद फेफड़ा वाला जब देखता है कि अरे ये तो खाना आ रहा है, यहाँ तो खाना आने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो हवा से पाने की जरूरत है, तो फिर तुरंत वो हिचकी मारेगा। तो बार बार हिचकी मारिएगा तो फिर बार बार जब तक वहाँ पर खाना फंसा हुआ रहेगा तब तक हिचकी होते रहेगा। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि पानी पीते हैं तो वो पूरा धुल करके आपके पेट में चल जाता है तो साफ हो जाता है। नहीं तो जब तक हम लोग पानी नहीं पिएंगे हम लोग हिचकी आते रहेगा, क्योंकि ऊपर से देखते रहेगा थोड़ा थोड़ा खाना है और हिचकी मार मार के उसको बाहर निकालते जाओ। इस तरीके से प्रोसेस होता है। नहीं खाते हैं तो कभी कभी वो अलग प्रोसेस होगा, लेकिन हाँ लेकिन खाने वाला में ये प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है उसके बाद लैरिक्स यानी कि आपका जो स्वर यंत्र है यानी कि साउंड वाला, तो ये क्या करता है हम लोग को जो आवाज़ निकालते हैं तो यहीं से हम लोग का स्वर यंत्र से ही निकालते हैं। अब इसी में क्या होता है कि जो मेल होता है वो उसके साथ मतलब कि उम्र के साथ में क्या होता है कि उसके ऊपर में एक लेयर बनते जाता है, तो जिस कारण से ये थोड़ा सा मोटा होता है तो बाहर की ओर निकलता है। लेकिन फीमेल में क्या होता है पतला होता है और इसमें कुछ अलग से लेयर नहीं बनता, जिस कारण से क्या होता है कि जो मेल है उसका आवाज़ जो है वो मोटा होता है और फीमेल का आवाज़ जो है पतला होता है। उसके बाद ट्रैकिया, तो ट्रैकिया जो है इस तरीके का पाइप सिस्टम टाइप से रहता है, और इसमें जो है हड्डी का जो है वो आपका उपास्थि यानी कार्टिलेज का एक रिंग बना हुआ होता है।
अगर ये नहीं रहेगा ना तो हम लोग कस के सांस लेंगे ना तो पता चलेगा यही चिपक गया। जैसे देखे होंगे कि पाइप जो होता है उसमें मोटर लगा दीजिएगा, जो मुलायम पाइप रहेगा, और उसमें खींचने वाला अगर मोटर लगा दीजिएगा तो क्या होगा, पूरा चिपक जाता है। इसीलिए हम लोग जो है जिससे खींचते हैं वो दूसरा पाइप लगाते हैं जो कि ट्रैकिया टाइप से डिजाइन का रहता है, सर्कल सर्कल टाइप से, अथवा कठोर पदार्थ का रहता है। तो जिस तरह से वॉशिंग मशीन नहीं है, वो नॉर्मली आपका जो पानी कनेक्शन भी रहता है उसमें भी ये चीज रहता है कि आपका इसी टाइप से पाइप रहता है, रिंग रिंग टाइप से बना हुआ, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का अधिकतर मिलता है। ब्लू और ग्रीन यही दो कलर रहता है। और उसमें क्या होता है कि जितना भी पानी कस के खींचिए तो वो चपकेगा नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग का जो हड्डी यहाँ पर कार्टिलेज जो बना हुआ है वो हम लोग कस के सांस लेंगे या छोड़ेंगे तो ये चपके ना, इसीलिए यहाँ पर हड्डी का बना हुआ होता है रिंग। उसके बाद जो फेफड़ा का जो है जो झिल्ली बना हुआ होता है वो किसका बना हुआ होता है, तो पेल्यूरल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। पेल्यूरल मेम्ब्रेन का हम लोग का जो फेफड़ा का झिल्ली बना हुआ होता है। उसके बाद अब जो आपका क्या बोलते हैं, ट्रैकिया को जब आगे लेके जाएंगे तो ये दो भाग में टूट जाएगा, क्योंकि हम लोग का फेफड़ा दो है तो दो भाग में टूट जाता है। तो उसको ट्रैकिया जब आगे जाता है तो ब्रोंकाई में टूट जाता है। तो ये जब दो भाग में टूटेगा उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। हड्डी वाला दिन क्यों नहीं बताए थे कि वो वाला हड्डी होता है सर? उपास्थि, हम लोग अस्थि पढ़े, हम लोग उपास्थि कहाँ पढ़े, उपास्थि हम लोग पढ़े हैं, सॉरी अस्थि पढ़े हैं, उपास्थि नहीं पढ़े हम लोग। बोन पढ़े हैं, कार्टिलेज नहीं पढ़े हैं। तो अभी तो आप बोले यहाँ हड्डी होता है, कार्टिलेज बोल रहे हैं, ठीक है। तो ब्रोंकाई जो है यहाँ पर दो भाग में टूट जाता है, ट्रैकिया जो है दो भाग में टूटेगा तो ब्रोंकाई बोलेंगे। और फिर ब्रोंकाई जो है वो फिर अलग अलग शाखा में टूट जाएगा, उसको ब्रोंकियोलेस बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। अब ये जो है अब पूरा जालीनुमा संरचना पूरा बना देगा, मतलब पूरा जड़ की तरह। अब यही में कोना कोना में जो है वो क्या होता है, इसी में कुपिका होता है, ठीक है। एल्वियोली हम बोल ही नहीं पाते जी, एल्वियोली, ठीक है। कुपिका मेरे लिए ठीक है। मैं बहुत सारा वर्ड में मेरा जीभ नहीं पढ़ पाता, देखते हैं कि बहुत सारा वर्ड में ऐसा होता है, ठीक है। तो कुपिका यानी यहाँ पर जो है छोटा छोटा मतलब अंगूर के जैसा रहेगा। अब वो क्या करेगा कि मतलब हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें मतलब कि वहां पर के जमा करके रखता है। फिर उसके बाद लंग्स यानी फेफड़ा तो जान रहे हैं, ये डायफ्राम क्या करता है, तो यही जो है ऊपर जब फैलेगा ना तो हम लोग का हवा जो है बाहर निकलता है। जब ये नीचे आएगा तो हम लोग जो है सांस लेते हैं, और जब दाबेगा तो सांस छोड़ते हैं। क्या पंप मारता है, उसके बाद अब देखिए अब सब जितना भी पार्ट था उसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले आपका नाक या फिर नासिका जो मार्ग है, तो इसमें क्या होता है, इसका मुख्य काम होता है सूंघने से संबंधित होता है। इसके भीतर छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि धूल कण को रोकने में मदद करते हैं। नेसल पासेज जो है में म्यूकस मेम्ब्रेन यानी म्यूकस कला होता है, जो कि क्या करता है कि 1/2 यानी हाफ लीटर जो है प्रतिदिन म्यूकस निकलता है, ठीक है। लार 1.5 लीटर। यह जो है धूल कण, जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों को हम लोग का शरीर के अंदर प्रवेश होने से रोकने का काम करता है। म्यूकस जो है वो क्या करता है, जो छोटा छोटा धूल कण है या जो भी बैक्टीरिया है उसको अंदर जाने से रोकने का काम करता है, या शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम एवं शरीर के ताप को बराबर बनाती है। सिंपल सा बात है कि ना कि जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग सांस लेते हैं तो बहुत ज़्यादा, जैसे गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो हम लोग का शरीर में अगर उतना ही टेम्परेचर डायरेक्ट डालिएगा ना तो क्या होगा, हम लोग के शरीर को नुकसान करेगा। तो जिस कारण से जो म्यूकस है वो आपका एक मतलब जेली के जैसा होता है, जो कि आपको क्या करता है कि जो हवा जो है वो गर्म होता है उसको हम लोग का बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके फॉर्म में बदल करके, जैसे कूलर क्या काम करता है, पानी चल रहा है उसमें हवा गुजरता है तो फिर ठंडा कर देता है, उसी तरीके से नाक में भी पानी के जैसा होता है, जिस कारण से हम लोग सांस लिए तो उसको थोड़ा ठंडा कर दिया और हम लोग आराम से सांस ले लेते हैं। अगर यही पूरा गरम गरम डाट जाएगा तो फिर क्या होगा, हम लोग शरीर में ठंडा गरम होगा, तबीयत खराब होगा।
समझ गया। बोले क्या बोल रहे, फिर से बोलिए। आप समझ गए क्वेश्चन। नहीं तो फिर से बोलिए, हम उसका बढ़िया से जवाब देंगे। मतलब वो हाफ लीटर का ग्लूकोज है, वो डेली वो सर्दी के समय निकलता है। वो अंदर ही रहता है, मतलब हाँ वो स्टोर होता है। हाँ, जैसे मतलब सर्दी के समय जो है बहुत ज्यादा निकलता है ना, तो वो उसमें काउंट कर सकते हैं आप, कभी देखिएगा। तो ग्लूकोज है वो बॉडी में, मतलब बॉडी में हाँ। भी होता है। जैसे मैंने हम लोग जैसे सांस ले रहे हैं ना, तो सांस ले रहे हैं तो बाहर जब छोड़ते हैं तो 400 ml पानी निकलता है, तो अंदर भी जब ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंदर भी पानी जा रहा है ना, तो वो जो है आपका अंदर आपका चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बाहर नहीं निकल रहा। वही आपका सर्दी होगा तो फिर सर्दी नहीं हुआ तो तबीयत खराब है। अपना कंफर्टेबल के लिए बोल सकती है। तो ये क्या करता है, वायु को नम करके हम लोग का बॉडी टेम्परेचर को बराबर करने में मदद करता है। उसके बाद है आपका ग्रसनी, ठीक है। ये क्या करता है, तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का दोनों का भाग है, यानी कि खाना का और हवा का दोनों का भाग जो है ये ग्रसनी है। एक ही भाग, एक ही है दोनों का, ये एक ही तरह के काम करता है, एक ही को रास्ता है, उसमें दोनों जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्वर तंत्र, तो ये क्या करता है, तो श्वसन मार्ग, मतलब कि जो आपका लैरिंक्स जो है वो क्या करता है कि श्वसन मार्ग का वह भाग है जो आपका फेरिंक्स तथा ट्रैकिया को जोड़ने में मदद करता है। जो आपका यहाँ पर जो स्वर तंत्र था, तो हम लोग को जो आपका ट्रैकिया है और जो आपका लैरिंक्स क्या था, अच्छा फेरिंक्स और लैरिंक्स, अच्छा फेरिंक्स और लैरिंक्स दोनों को, इसमें फेरिंक्स और ट्रैकिया, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपका हो गया ग्रसनी और नीचे हो गया ट्रैकिया, तो बीच में जो बना हुआ था वो स्वर तंत्र, तो ये क्या काम करता है, तो आपका फेरिंक्स और ट्रैकिया को दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या है, तो साउंड प्रोड्यूस करना इसका मुख्य काम है। लैरिंक्स के प्रवेश द्वार पर एक ढक्कन के समान वॉल पाया जाता है। आपका जो लैरिंक्स है उसके सामने क्या होता है, ढक्कन की तरह आपका वॉल पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। अब ये क्या काम करता है कि हम लोग कोई भी चीज निकलते हैं तो क्या करता है कि मतलब हवा निकल रहे हैं तो फेफड़ा का द्वार खोल देगा, और जब हम लोग खाना निकल रहे हैं तो आमाशय का द्वार खोल देगा, और वो जो है कंट्रोल करके ये करता है। उसके बाद लैरिंक्स में क्या होता है, यानी स्वर तंत्र में, स्वर यंत्र में पुरुषों में लैंगिक लक्षणों के विकास के साथ ध्वनि यंत्र के चारों ओर क्या होता है कि आपका एक लेयर टाइप से बन जाता है, एक विशेष संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। और इसके कारण से क्या, हिंदी में भी वही बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है कि स्वर यंत्र को आकार जो है बढ़ जाता है। जब मेल में क्या होता है कि स्वर यंत्र का आकार जो है वो बढ़ जाता है, जिस कारण से उसका जो पुरुष का जो आवाज है वो निम्न तारत यानी लो पिच अर्थात यानी मोटी आवाज निकलता है, लो पिच निकलता है यानी मोटी आवाज निकलता है। और लड़कियों का जो आवाज होता है वो हाई पिच यानी पतली आवाज, यानी कि आपका जिसकी महिलाओं में इस संरचना का विकास नहीं होता है, जिसकी वजह से स्वर यंत्र का आकार जो है छोटा रहता है, और इसलिए उच्च तारत यानी हाई पिच वाली आवाज उत्पन्न होती है, जिसके कारण लड़कियों की आवाज अच्छी नहीं होती है। बोले 4 बार पढ़िए उसको। इसको अच्छा लगता सिटी बजा सही बात देखो बता रहे नहीं, रियलिटी बता रहे। जैसे देखो लड़का का जो सॉन्ग होगा तो लड़का का आवाज ज्यादा बढ़िया लगेगा। हाँ? अरिजीत सिंह आप नहीं जानते हैं, वो सुने हैं, लेकिन अरिजीत सिंह ज्यादा फेमस है श्रेया घोषाल। चलो जी देखो, विवादित मुद्दा है सब, मेन वोकल कॉर्ड। तो ये जो है ना, हम लोग गला में एक पतला टाइप से संरचना पाया जाता है,
उसका लेंथ आपका दिया हुआ है कि 20 mm होता है, वुमेन में जो है 15 mm होता है। तो क्योंकि लड़का वाला में जो चौड़ा होता है जिस कारण से 20 वुमेन ये आपका mm होता है और इसमें आपका 15 mm होता है। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, इसमें डाल दिया था इसमें। उसके बाद है अब देखा ट्रैकिया। तो ट्रैकिया में क्या होता है, इस तरीके का रिंग टाइप से बना हुआ होता है जो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। तो ट्रैकिया द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाती है। जो ट्रैकिया द्वारा जो है वायु जो है फेफड़े के अंदर तक जाती है। ट्रैकिया आगे जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। जो ट्रैकिया है वो आगे जाकर के 2 शाखा में बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलेंगे। इसको हम लोग ब्रोंकाई बोलेंगे। तो सबसे पहले ट्रैकिया, उसके बाद 2 भाग में बटा तो ब्रोंकाई बोलेंगे। अब ट्रैकिया के ऊपर आपका 16 से 20 सी शेप का, मतलब कि आपका जो रिंग होता है सी शेप का कार्टिलेज के रिंग बने होते हैं, जिसका काम क्या है, ट्रैकिया को सिकुड़ने या चिपकने से बचाना। उसके बाद फेफड़ा। तो मानव का मुख्य श्वसन अंग जो है फेफड़ा है, जो जिसकी संख्या कितनी होती है, 2। हम लोग का शरीर में जो है कितने फेफड़ा होते हैं, 2। जिसमें आपका जो दायां वाला फेफड़ा बड़ा होता है या बायां वाला, दायां वाला बड़ा होता है। देखिए दोनों का ऊपर से देखिएगा तो एक ही टाइप से दिखेगा, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे हम लोग का जो हार्ट है, हार्ट कौन से साइड में रहता है, ज्यादा बाएं साइड में रहता है। तो वो फेफड़ा के अंदर ही इस तरीके से गैप में घुसा हुआ रहता है। तो इसीलिए फेफड़ा जो है, अब उसका जगह गैप ले लिया तो वो छोटा ना हो गया, इसीलिए जो है बायां फेफड़ा जो है छोटा रहता है और दायां फेफड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसकी संख्या 2 होती है। दाहिनी फेफड़ा जो है बाईं फेफड़ा से बड़ा होती है और फेफड़ा जो है प्लूरल मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, मतलब उसका जो झिल्ली है वो आपका प्लूरल मेम्ब्रेन से ढका होता है। दाएं क्या चीज हुआ, जैसे देखिए हम इधर से अगर देख रहे हैं ना, तो फिर ये दाया और ये बाया। दाएं फेफड़े में 3, देखिए दाएं फेफड़े में 3 पसियां होती है और बाएं पालियां होती है, और बाएं फेफड़े में 2 पालियां होती है। तो जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है, तो ये जो आपका बायां फेफड़ा है उसमें 2 भाग में बटा हुआ होता है। जैसे ये 1 भाग और ये 2 भाग, ये लाइनिंग है, ये राउंड वाला का लाइनिंग है। लेकिन रियलिटी में अगर देखिएगा तो ये आपका बाएं फेफड़ा में ये और एक आपका ये हो गया, और दाएं फेफड़ा आपका 3 भाग में बटा हुआ होता है। तो बोला जा रहा कि बाएं फेफड़ा में क्या होता है कि बाएं फेफड़ा बड़ा होता है और इसमें जो है ये हो गया, दाएं फेफड़े में 3 पालियां होती है और बाएं फेफड़े में 2 पालियां होती है। ब्रोंकियो जो ब्रोंकाई है वो आगे चल के कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसको हम लोग ब्रोंकियोलेस बोलते हैं। हम लोग का जो सबसे पहले क्या हुआ, ट्रैकिया जो है 2 भाग में बटा, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलेंगे। अब ब्रोंकाई जो है जब और भी शाखा में बढ़ गया तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोलेस बोलेंगे। उसके बाद कुपिका। तो अब जैसे जो आपका ब्रोंकाइलेस जो है वो छोटे छोटे जो गुब्बारे की जो संरचना होती है, इसमें क्या होता है कि इससे सिरों पर अंगूर जैसे गोल संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुपिका बोलते हैं। अब ये काम क्या करता है, तो यह जो है रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो पूरा जितना भी नस है ना, तो नस का जो पतला पतला एकदम जितना भी जो सबसे केशिका, तो केशिका जो है वो पूरा भरा हुआ होता है। अब इसी में जो है हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है इसी आपका कुपिका में आता है, और इसी से जो है आपका जो अशुद्ध ब्लड है उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले करके और ऑक्सीजन दे करके उसको शुद्ध ब्लड बनाने का काम करता है। ये हो गया। तो इसमें बिछा हुआ होता है, जिस कारण से क्या होता है कि जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान यहीं पर होता है और यहाँ से ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है। ऑक्सीजन क्या होता है कि ब्लड में चला जाता है, तो अशुद्ध ब्लड वाला जो है वो शुद्ध ब्लड में चल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाता है। तो देखिए ये जो आपका ब्लू वाला जो है उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहेगा, और जो रेड वाला जो है उसमें आपका ऑक्सीजन मिला हुआ रहेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है उसको दे देगा और ऑक्सीजन इसमें ले लेगा, तो जिस कारण से क्या होगा, अशुद्ध ब्लड जो है उस शुद्ध ब्लड में चेंज होती रहेगा। अब डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या करता है, तो अगर हम लोग ऊपर की ओर ठेलता है तो हम लोग सांस क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और जब वो नीचे जब जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, सांस को लेते हैं। तो डायफ्राम फेफड़े के आधार प्रदान करता है। फेफड़े का जो है ये आधार प्रदान करने का काम कर रहा है, अरे ऊपर जा रहा है और नीचे, तो उसमें आधार प्रदान करता है। डायफ्राम के ऊपर
डायफ्राम के ऊपर नीचे होने के कारण क्या होता है कि वायु फेफड़े के अंदर बाहर होने का काम करती है। उसमें डायफ्राम जो है ऊपर की ओर जाएगा तो फेफड़े जो मतलब वायु जो है फेफड़ों से बाहर निकलेगा। ऐसे जब हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं तो हवा बाहर निकलेगा, जब नॉर्मल करेंगे तो आपका हवा अंदर की हो जाएगा। अब देखिए जो श्वसन होता है तो ऐसा जो है ये सब हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं वो आपका एक्सटर्नल श्वसन है, यानी कि बाह्य श्वसन है। जितना भी हम लोग सांस लिए नाक से गया ग्रसनी में गया, वहां पर स्वर तंत्र मिला, फिर ट्रेकिया में गया, ट्रेकिया से फिर आपका ब्रोंकाई में गया, फिर ब्रोंकियोलेस में गया, फिर कुपिका में गया, आपका ऑक्सीजन जो है उसको दे करके कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। तो इतना जो काम हुआ वो हुआ आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि बाह्य श्वसन में। अब इसके बाद जो है आंतरिक श्वसन में क्या होगा कि जैसे अब वहां के बाद जैसे ब्लड जो है, ब्लड में ऑक्सीजन गया तो अब फिर क्या जाएगा कि आगे जाके वो आपका कोशिका में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, फिर उसमें क्रेब चक्र चलेगा, फिर वो जो है ऑक्सीजन को लेकर के फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, एटीपी निर्माण करेगा। तो ये जो प्रोसेस हो रहा ना कोशिका के अंदर जो प्रोसेस होता है वो आपका इंटरनल आपका कोशिकीय श्वसन होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्सटर्नल वाला ऊपर में था, अब इंटरनल वाला हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक्सटर्नल, अच्छा ठीक है फिर से रिवाइज कर दिया। किसी भी ऑर्गेनिज्म तथा एनवायरनमेंट के बीच में जो आपका यानी कि ऑर्गेनिज्म यानी कि जो अंग है और जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में जो ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का आदान प्रदान करते हैं उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, यानी कि बाह्य श्वसन बोलते हैं। अब उसके बाद है ये आपका, इसमें क्या होता है कि जैसे एक्सटर्नल में क्या होता है कि जितना हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें क्या क्या मिलता है, तो नाइट्रोजन पूरी हम लोग जो है ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पूरी ऑक्सीजन लेंगे तो हम लोग का क्या होगा, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा भारी होता है। ऑक्सीजन का सिलेंडर देखे होंगे, बहुत ज़्यादा भारी होता है वो। अगर वो डायरेक्ट लीजिएगा ना तो क्या होगा कि फेफड़ा का जो कुपिका है ना वो छेद कर देगा, फट जाएगा। तो इसीलिए जो है उसके साथ में बहुत कुछ लिया जाता है, तो इसीलिए नाइट्रोजन लिया जाता है। और जब भी हम लोग मतलब कि क्या बोलते हैं कि हॉस्पिटल में अगर भर्ती होते हैं या फिर आपका जो गोताखोर वाला जो होता है या फिर आंतरिक में जो जाता है वो या तो हीलियम मिला करके लेके जाएगा या नाइट्रोजन मिला करके जाएगा। तो जैसे बहुत ज़्यादा जब डेप में जाता है गोताखोर वाला वो सब हीलियम मिलाता है, अधिकतर नाइट्रोजन मिला करके चलता है। अब पानी के अंदर जो है ना ऊपर में अगर रहेगा तो नाइट्रोजन रहेगा, लेकिन जब डेप में जाता है ना तो हीलियम मिलाता है। कितना नीचे तक वो एक सीमा हम नहीं अभी पढ़ेंगे भाई। देखो मेन है ना कि तुम्हारा एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसी के अनुसार चलता है कि जितना ज़्यादा तुम डेप्थ जा रहा उतना ज़्यादा तुम्हारा जो प्रेशर है वो बढ़ते जाएगा। तो वो तुम्हारा वो प्रेशर जो है वो तो ठीक है, अब बहुत ज़्यादा जब प्रेशर होने लगेगा या फिर पूरा प्रेशर नहीं होने लगेगा तो उससे दिक्कत होता है। तो वो सब चीज़ को देख करके हम लोग करते हैं। तो हम लोग जो है जब सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन जो है 78% नाइट्रोजन लेते हैं, 21% जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और यही जब हम लोग का जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजन सेम टू सेम जितना लिए उतना छोड़ दिए, ठीक है। वो सिर्फ क्या करेगा, हल्का बना के रखने का काम करेगा, जितना लिए उतना छोड़ दिए। ऑक्सीजन जो है देखिए 21 से क्या हुआ 17 हो गया, यानी कितना घट गया, 4 घट गया। तो वही जो है 4 घटा ना वही कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग छोड़ते हैं तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। हम लोग जब सांस लेते हैं तो एक दिन में लगभग 400 ml जो है प्रतिदिन पानी जो है बाहर हम लोग निकालते हैं। हम लोग जब सांस छोड़ रहे हैं ना तो हम लोग का 400 ml जो है पर डे जो पानी निकलता है बाहर। देखिए श्वसन प्रक्रिया, हाँ देखिए ऑक्सीजन का फेफड़ा से शरीर के सभी सेल तक पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ा से पुनः वापस आने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, गैसों का शरीर में परिवहन, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। तो हम लोग का जैसे पहले तो एक्सटर्नल सांस लिए, फिर उसके बाद गैस का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन किए, यानी कि जो कुपिका में था तो कुपिका से हम लोग कोशिका में भेजेंगे तब ना कोशिकीय श्वसन होगा। तो जो आपका भेजने का जो काम होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। अब इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो जो आपका हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को लेकर के जाता है और वो आपका फिर क्या बोलते हैं कोशिका में भेजने का काम करेगा। और इसी में यही वाला जो होता है इसमें
यहाँ पर क्या होगा कि जैसे सांस लिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन आया, अब ऑक्सीजन आया तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो ये इधर जाएगा और उसमें भेज दिया, तो क्या हुआ कि ये शुद्ध ब्लड होते गया, तो ऐसे गया यहाँ पर शुद्ध ब्लड बनते हुए और आगे बढ़ते गया। हाँ, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कोशिका के फेफड़ों तक 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग का ये चीज क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हम लोग का जो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम लोग ऑक्सीजन तो मतलब ले रहे हैं, ये सब तो हम लोग समझ गए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, जब हम लोग का लेके आता है कोशिका से लेकर के हम लोग का फेफड़ा तक कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा, तो ये 3 रट लीजिए इसमें कि हीमोग्लोबिन जो है ना वो 10 से 20% लेके आता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो मात्रा है वो टोटल पूरा हीमोग्लोबिन नहीं लेके आता है, लेके गया ऑक्सीजन को पूरी हीमोग्लोबिन, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आने का बात है तो हीमोग्लोबिन जो है 10 से 20% लेके आएगा, और जो प्लाज्मा है वो 7% लेके आएगा, और बाइकार्बोनेट जो है वो 70%। पूरा रट लीजिए इसको कि इतना जो है वो लेकर के आता है। जैसे हाँ, बॉडी से मतलब कि आपका जो कोशिका से बॉडी में यानी फेफड़ा तक लेके आएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा जो लेके आएगा तो कौन, तो अकेले हीमोग्लोबिन नहीं लेके जाएगा, ये आपका 3 लोग मिल करके, यानी प्लाज्मा भी इसमें हिस्सेदारी होता है, बाइकार्बोनेट का और हीमोग्लोबिन, ये तीनों का भागीदारी होता है। ऑक्सीजन को जो हम लोग लेके गए तो उसमें पूरा अपने हीमोग्लोबिन ही लेके जाता है, ठीक है। और जैसे हम लोग का क्या होता है ना कि ऑक्सीजन से ज्यादा मतलब कि हीमोग्लोबिन को आपका जो क्या बोलते हैं कि सीओ को क्या बोलते हैं जी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो, हाँ सीओ, वही तो बोल रहे, सीओ होता है, CO3 नहीं होता, O3 फिर वो होता है ओजोन गैस का ना, O3, ठीक है। तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है CO, तो जब भी हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, जैसे आपका जो गाड़ी उड़ी का जितना भी धुआं होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकालता है, जो सिगरेट होता है वो भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो अगर गाड़ी का धुआं और ऑक्सीजन अगर जब चुनना होगा ना हीमोग्लोबिन को कि ये दोनों में से क्या चुनोगे, तो वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड को चुनता है, जो खराब वाला चीज है उसको ज्यादा चुनता है। इसीलिए क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा धुआं में हम लोग रहते हैं तो हम लोग जो है शरीर में पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड भरते जाता है, जिस कारण से हम लोग बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा तो एनर्जी बनेगा ही नहीं, और एनर्जी नहीं बनेगा तो बेहोश ही होगा आदमी। उसके बाद है इंटरनल यानी आंतरिक श्वसन। इसमें क्या होगा, भोजन जो है, भोजन के डाइजेशन के बाद ग्लूकोज मिलता है। जैसे हम लोग खाना खाए थे तो हम लोग पाचन तंत्र में पढ़े थे कि खाना खाएं तो हम लोग को चाहिए क्या क्या, तो ग्लूकोज, जैसे हम लोग को 6 चीज चाहिए था, क्या क्या, ग्लूकोज पहले तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है, फिर उसके बाद खनिज, जल और विटामिन। तो जो कार्बोहाइड्रेट है और जो फैट है वो क्या करता था, तो ग्लूकोज का निर्माण करता था, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो जो सिंपल रूप होता है तो हम लोग का क्या होता है, ग्लूकोज होता है। हम लोग जितना भी प्रोसेस इतना डाइजेस्टिव सिस्टम में करते हैं वो ग्लूकोज बनाने के लिए करते हैं, हाँ, लास्ट फॉर्म। अब ग्लूकोज जो है जब बदल गया तो जो ब्लड के सहायता से कोशिका तक पहुंचाया जाता है, तो जो ग्लूकोज है उसको भी ब्लड क्या करेगा, कोशिका तक पहुंचाएगा, और जो ऑक्सीजन है उसको भी कोशिका तक पहुंचाएगा, कौन, ब्लड, ठीक है, पहुंचाएगा। और इस ग्लूकोज को सेल में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडेशन किया जाता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी मिलती है। तो हम लोग जो आपका ग्लूकोज लिए, आपका C6H12O6, उसके साथ में आपका O2 मिला, तो क्या मिला, तो ये दोनों जब मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, आपका जल बना, और उसके बाद ATP यानी एनर्जी के रूप में निकला। तो यही जो प्रोसेस होता है वो आपका कोशिकीय, आपका जो कोशिकीय श्वसन इसी को बोलते हैं। हाँ, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वो क्रेब चक्र चलता है, और क्रेब चक्र का खोज भी क्रेबी ने किया था, वो अपने नाम पर वो रखा था। हाँ, उसके बाद जो आपका कोशिकीय श्वसन है तो आपका अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन, यानी कि बिना ऑक्सीजन का श्वसन एक होता है, एक आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। तो देखिएगा कि हम लोग कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं
तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो है जितना मात्रा में हम लोग को जरूरत है ऑक्सीजन का उतना मात्रा में नहीं लेते हैं, तो जिस कारण से हम लोग का शरीर में क्या होता है कि मांसपेशियां जो है दर्द देता है। हम लोग बहुत ज्यादा जब रनिंग करते हैं तो क्या होता है, मांसपेशियां दर्द देता है। तो क्यों दर्द देता है, तो उसमें एक लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है वही जो है मांसपेशियों को दर्द देने में मदद करता है। तो इसीलिए हम लोग को ज्यादा हम लोग को ऑक्सीजन की जरूरत होता है। तो जब भी हम लोग का अगर ऑक्सीजन का कमी होगा और उसमें शोषण लेंगे तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और जब ऑक्सीजन का पूरा भरपूर्ति रहेगा तो फिर वो आपका क्या बोलेगा, तो जब ऑक्सीजन का पूरा उपस्थिति रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और एनर्जी का निर्माण करेगा। तो इसमें बताया गया है कि जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको ऑक्सीश्वसन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल और एनर्जी का निर्माण करता है। और इसमें क्या है, अनऑक्सीश्वसन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी बिना ऑक्सीजन के में हम लोग क्या करते हैं, जो ग्लूकोज है वो क्या होता है कि लैक्टिक एसिड में जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और जल और एनर्जी के रूप में बनता है। तो ये प्रोसेस किस में होता है, तो जो कीट उट जितना भी है ना उसको वो आपका ऑक्सीश्वसन नहीं करता है, हम लोग जो है ऑक्सीश्वसन करते हैं। तो कीट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जो आपका किण्वन प्रक्रिया यानी कि जो दही हुई जो जमता है वो किण्वन प्रक्रिया होता है। और जो खमीर बोलते हैं ना उसको, खमीर जो होता है आपका पावरोटी रोटी में भी ये चीज होता है, ईस्ट। हाँ, और ह्यूमन में क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीश्वसन करते हैं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग श्वसन करते हैं। इसीलिए हम लोग का क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना और एनर्जी बना। और उन लोग जो है बिना ऑक्सीजन का सांस लेता है, जिस कारण से उन लोग का जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और एनर्जी बनता है। हाँ, अब उसके बाद ऑक्सीश्वसन कोशिका द्रव। अब देखिए जो ऑक्सीश्वसन होता है हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन करते हैं वो दो भाग में होता है। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऑक्सीश्वसन करते हैं, और कोशिका द्रव किससे किससे मिलकर बना हुआ होता है, केंद्रक द्रव और जीव द्रव। जीव द्रव और केंद्र, जीव द्रव नहीं ना, केंद्रक द्रव। जीव द्रव को ही आपका कोशिका द्रव बोलते हैं। इसमें जैसे आप क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, ये दोनों मिलकर जीव द्रव बनता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव में ही आपका क्या होता है, ऑक्सीश्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपका ऑक्सीश्वसन होता है। और ये जो है किसमें होता है, तो एनिमल में, ह्यूमन में। और इसमें क्या होता है ना कि जो भी कीट उट जितना भी बैक्टीरिया उक्रिया है उन लोग में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो उन लोग जो है श्वसन कहाँ करता है, तो कोशिका द्रव में करता है। और कोशिका द्रव में यानी बिना ऑक्सीजन वाला जो श्वसन होता है वो कोशिका द्रव में होता है, और ऑक्सीजन वाला जो श्वसन होता है ये दोनों में होता है, कोशिका द्रव में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोशिका द्रव में यानी साइटोप्लाज्म में ये पूरी प्रक्रिया होती है। और इसमें क्या होता है कि जो अनऑक्सी श्वसन होता है इसमें आपका जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में बनता है, जो कि आपका ये आपका किस में बन जाता है, तो पायरुविक एसिड में बन जाता है। अब ये आपका क्या बनता है, पायरुविक एसिड में, और 2 एटीपी का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, जब हम लोग का अनऑक्सी श्वसन होता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के म्यूकस में लैक्टिक एसिड बनाता है, और जिससे हमारे शरीर में क्या होता है, जब हम लोग बिना कम हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, हम लोग बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, तो हम लोग को बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का जरूरत होता है। अगर वो नहीं ले पा रहे हैं तो हम लोग का शरीर में क्या होगा कि लैक्टिक एसिड का जमा होगा। अब उन लोग का शरीर उस तरीके से ज्यादा मांस नहीं होगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता होगा। उसके बाद है आपका ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन क्या है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, यानी जहां पर ऑक्सीजन रहेगा उसमें हम लोग ऑक्सीश्वसन बोलेंगे, जहां ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसको अनऑक्सीश्वसन बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और आपका ऊर्जा बनाएगा। और ऊर्जा जो कि आपका 36 एटीपी 36 + 2 एटीपी का निर्माण करता है। जब 38 बनता है ना तभी जाके हम लोग का एनर्जी के रूप में बनता है। 36 अकेले रहेगा एनर्जी नहीं बनेगा। जब हाँ, इस प्रोसेस को साइकिल के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। ये जो आपका साइकिल जो क्रेब चक्र है ना उसी के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, जो कि आपका 38 एटीपी का निर्माण होता है।
इसमें दो प्रोसेस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया और क्रेब चक्र। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो 2 पायरुविक एसिड और आपका 2 एटीपी का निर्माण करेगा। और इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया है वो किसमें होता है, तो आपको साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव में होता है। और उसके बाद जो क्रेब चक्र जो चलता है वो किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर से ये रिपीट है क्या, अच्छा लास्ट में। अब क्रेब्स चक्र क्या है, तो यह सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रेब्स चक्र चलता है और ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा बने हुए जो पायरुविक अम्ल है उसको पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होकर ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल देने का काम करता है। जैसे क्या हुआ कि आपका जो पायरुविक एसिड है वो पूरी मतलब कि आपका ऑक्सीडाइज करके और आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदलने का काम कौन करेगा, तो क्रेब्स चक्र में चलता है। एक पायरुविक एसिड जो है वो 18 एटीपी का निर्माण करता है। तो 2 पायरुविक एसिड है तो आपका 18 दूनी 36 एटीपी का निर्माण करेगा और 2 को ये जो बचता है वो दोनों मिलकर के 38 एटीपी बनता है। तो हम लोग को उसी में एनर्जी बन जाता है। हो गया समाप्त, बंद कर